इंडियन इकोनॉमिक आप डाल लीजिए सभी लोग। इंडियन इकोनॉमिक में हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, बेटा शांत हो जाइए आप लोग। कुमार श्रवण मेरा नाम है, पिछले 10 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ और यूपीएससी का 4 टाइम मैंने इंटरव्यू दिया है। अभी लास्ट टाइम भी हमने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इको से पीएचडी हूँ, बीएचयू से, और लॉ बैकग्राउंड है, और यूपीएससी की क्लास में मुखर्जी नगर भी पढ़ाता हूँ एक बैच शाम को 6 से 8, और लाइव क्लास भी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक मेरा छोटा सा जो है कि इंट्रोडक्शन एग्जाम वर्ल्ड में, हाँ एग्जाम वर्ल्ड, क्लियर। तो आइए हम लोग जीएस में थोड़ा से करने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज में देखिए ये चेयर बड़ी दिक्कत कर रही है भाई। चलिए लिखिए इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी मीडियम क्या आप लोगों का है, सभी लोगों का हिंदी भी है ना, हाँ तो ये बोल दिया करो आप लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इंट्रो टॉपिक या इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, सामान्य परिचय। दूसरा जो है कि नेशनल इनकम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय। एंड थर्ड इज एक टॉपिक इसमें आता है जीएस में बैंक का, बैंक पूरा नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना इसमें है। और फोर्थ टॉपिक जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं बेरोजगारी। पांचवा जो है कि इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है या सामान्यतः इसे महंगाई भी कहा जाता है। 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बजट। बजट के विषय में तो सभी लोग जानते हैं ना। 7 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके बाद 8वें नंबर पे हम लोग कवर करेंगे 5 ईयर प्लान, सुने हो ना, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में हम लोग जोड़ करके पढ़ेंगे बच्चा नीति आयोग, और इसके साथ फाइनेंस कमीशन हम लोग पढ़ेंगे। ये फाइनेंस कमीशन लिखिएगा, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नोट कर लीजिए एक बार। फिफ्थ बेटा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होता है, महंगाई होता है। अब 8 में बच्चे हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोग नीति आयोग जोड़ करके पढ़ेंगे, और प्लस जो कि फाइनेंस कमीशन भी हम लोग देखेंगे, 14वां फाइनेंस कमीशन और 15वां फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और जहां जहां से क्वेश्चन उठा रहा है सबसे पहले उस सारे क्राइटेरिया को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज हम लोग एक कर ले रहे हैं, मैं जैसा कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी से, बैंक के इतिहास से कई क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो आज हम लोग यहीं से पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। कहां से शुरुआत हम लोग करेंगे, बैंक से शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन 20 मिनट का कभी भी ले लेंगे, है ना। चलें तो आप हेडिंग डालें, आज पहले बैंक से ही हम लोग शुरुआत करेंगे इस क्लास को, ठीक है। मिटा दूं क्या, ठीक है।
ये 8 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मिटा दूं सब कुछ, ठीक। बड़े ध्यान से आप देखते चलिएगा सभी लोग, और मेरी क्लास का मतलब है कि आपको यहीं पर चीजें आ जानी चाहिए, किसी भी चीज को घर पे जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जीएस क्लास का मतलब है कि घर पे नहीं पढ़ना है, इसी जगह आप पढ़ो और इसी जगह याद हो जाए, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, पहले बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं। बैंक में एक टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखो भैया, इसको उठा करके इधर रखो, हटा दो बस। चले देखिए जरा सभी लोग ध्यान से। अगर आपसे कोई कहता है, बहुत आराम से देखिएगा, मेरे साथ नोट करने का प्रयास मत करिएगा ना, जितना आराम से देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि बैंक क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बैंक क्या है, तो आप साधारण भाषा में उसे बताइएगा कि बैंक सर वो होते हैं जो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट। इसको बोलते हैं मांग जमा को। मांग जमाओं को बेटा क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है बैंक का? आप समझते हैं कि लोन देता है। क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। इसलिए बैंक को कहा जाता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which is accept the demand deposit and as well as provide the loan to others is called the bank। एक लाइन में लिखिए जरा, बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एक वित्तीय संस्था होती है। बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which is accept the डिमांड डिपॉजिट, जो मांग जमाओं को स्वीकार करता है, एंड एज वेल एज प्रोवाइड्स लोन टू अदर्स, एंड लोगों को लोन देता है, उसे बैंक कहा जाता है। एंड एज वेल एज प्रोवाइड लोन टू अदर्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। सामान्य डेफिनेशन यही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बैंक क्या होता है, तो आप बताइएगा सर जितने भारत में डिमांड डिपॉजिट होते हैं, एज लाइक जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कैश में पैसा डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल टू मोबाइल भी जमा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेक के थ्रू भी पैसा क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो किसी बैंक में अगर कोई व्यक्ति जाता है पैसा जमा करने, तो बैंक कभी नहीं मना करता है, वो कहता है वेलकम और आपका पैसा जमा कर लेगा। ये कह के मना नहीं करेगा कि आप चेक के थ्रू पैसा जमा करने आ रहे हैं। इसलिए जितने प्रकार के डिमांड डिपॉजिट होते हैं, सब प्रकार की डिमांड डिपॉजिट को क्या करता है? बैंक। अब प्रश्न ये बनता है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक को तो कह दिया गया, लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, तो बहुत सारे लोग, इसका मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत में थे, सब लोगों ने एज ए बैंक के लिए प्रपोजल करने के लिए इन्होंने सब लोगों ने फाइल भर दिया कि अब हम 10 साल से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो हमें बैंक का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। लेकिन दरअसल उन लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंक में तब्दील करने के लिए, चेंज करने के लिए प्रपोजल दिया था, जो ऑलरेडी इस देश में एक इंडस्ट्रिस्ट के रूप में उभर रहे थे लोग। तो आम जनता ने इस चीज का विरोध किया। इवन देन की मीडिया में भी इसका विरोध हुआ कि अभी देश की इकोनॉमिक तो कुछ इकोनॉमिक कवर कर रखे हैं इंडस्ट्रीज लोग, ठीक है, उद्योगपति लोग। तो अगर बैंक भी इनके हाथ में अगर दे दोगे, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? अपने मनमाने तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे लोग, ठीक है ना। तो अब ये कंसेप्ट निकल के आया कि फिर एग्जैक्ट में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या अंतर होते हैं। तो अब आप लिखें, हेडिंग डालें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अंतर क्या है? अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, लिख लीजिए।
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या अंतर है? देख, एक तरफ आप ऐसे बना लीजिए 2-3 पॉइंट लिखने के लिए बैंक, और एक तरफ बना लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको वित्तीय संस्था बोलते हैं, वित्तीय संस्था, और इसको बैंक बोलते हैं। क्लियर? अगर पहली बात बैंक में पूछे तो आप बताइएगा सर डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है प्लस क्या देता है? लोन देता है, जैसा कि डेफिनेशन बताया था मैंने, बैंक करता है। लेकिन हम यहां पर देखेंगे तो ये बेटा ये ओनली क्या करता है? प्रोवाइड लोन। केवल और केवल क्या देता है? केवल लोन प्रदान करता है। केवल और केवल क्या करता है? लोन प्रदान करता है। पहला डिफरेंस है, ये लोन के साथ साथ डिमांड डिपॉजिट को भी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और ये केवल और क्या केवल करता है? लोन प्रोवाइड करता है। पहला डिफरेंस। नंबर दूसरा, भारत में जितने बैंक हैं सारे के बैंक रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं किससे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। भारत में जितने भी बैंक हैं सारे के सारे बैंक रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं। एक उसके लिए एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। लेकिन वहीं पर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करेंगे तो ये जो एक ही रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 1956, और इसका एडवांस वर्जन 2013 एक एक्ट आया है, कंपनी एक्ट से होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या हो गया? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से होता है, और ये किससे रजिस्टर्ड होता है? कंपनी एक्ट 1956 इसका मूलभूत है, और इसका एडवांस वर्जन 2013 एक्ट आया हुआ है। क्लियर हो गया? दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। तीसरी बात है, कुछ बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं केवल ये बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक देता है। जैसे ए, आपने नाम सुना होगा NEFT का, बी RTGS का, सी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो ये जितने प्रकार की सर्विसेज हैं केवल और केवल कौन देता है? इसको है बैंक देता है। इसमें से किसी प्रकार की सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं देता। ध्यान रखिएगा, अगर देता भी है तो बैंक के थ्रू देता है उसको, है ना? क्लियर? अब एग्जांपल लिख ले। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जिसके पीछे फाइनेंस लिख दिया हो। जैसे HDFC एज ए बैंक के रूप में काम करता है, लेकिन एज ए फाइनेंस के रूप में भी काम करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं HDFC फाइनेंस नाम जानते हैं। आपने मुथ्थू नाम सुना, मुथ्थू फाइनेंस का? मुथ्थू फाइनेंस भी है, लिख लीजिएगा। मुथ्थू फाइनेंस का नाम भी 2-4 नाम लिख लीजिएगा। जैसे आपने जियो फाइनेंस का भी नाम आपने सुना होगा, जियो भी दे रहा है फाइनेंस। और कौन से फाइनेंस है बताओ? बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। बजाज फाइनेंस सुने आपने? लिख लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ एग्जांपल, जैसे HDFC फाइनेंस, मुथ्थू फाइनेंस, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। इस प्रकार का जिसके पीछे फाइनेंस लिख दिया गया बच्चे, वो अपने आप में क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन बैंक का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो बैंक में देखते हैं जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा सुने हैं? तो इस तरीका से सारे बैंक होते हैं। बैंक का इतिहास पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल आपको दूंगा मैं, है ना? तो वित्तीय संस्था और बैंक में क्या अंतर है, बात आपको स्पष्ट हो गया? किसी प्रकार की समस्या नहीं? समस्या ठीक है। अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंक, ठीक है। बैंक के नाम लिख लीजिए, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी अभी हम सारे इतिहास उठा रहा हूं। अब देखिए सारे बैंक का नाम आ जाएगा। भारत में जितने बैंक बने हैं सारे बैंक आ जाएंगे एक साथ, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो। सारे बैंकों का नाम बता दूंगा, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है ना, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें मिटा दूं क्या? एक चीज देखिएगा, कई बार क्वेश्चन फंसाने का प्रयास भी करता है। एक क्वेश्चन में देता हूं, जरा सॉल्व करिएगा, आप लोग सोचिएगा
कि क्या आंसर हो सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए आप सभी लोग। जैसे सपोज दैट मानिए कि मान लो हमने कोई ये बैंक बना दिया, मान लो ये बैंक है और एक कंज्यूमर को मैंने यहां पे ले लिया और एक कंज्यूमर को, ये दो क्वेश्चन फॉर्मेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है और यहां पे बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। ए गया बैंक के पास, इसने कहा भैया मेरे पास 1,00,000 रुपया है और मैं क्या करना चाहता हूं, डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो प्रश्न यह है कि जो डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट पर किसकी जो है कि लायबिलिटीज होती है। ए बैंक की होती है, बी कंज्यूमर की होती है, सी बोथ्स की होती है और डी मैंने कहा कि नन ऑफ दिस की होती है। पहला क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमने कहा कि ये बी नाम का व्यक्ति है और बैंक के पास गया, हाँ बैंक के पास गया, उसने बोला कि मुझे 1,00,000 क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है कि लोन अमाउंट पर किसकी जो है कि लायबिलिटीज होगी, किसकी लायबिलिटीज होगी। एक हमने कहा बैंक की लायबिलिटीज, बी सेम मैंने डाला कंज्यूमर की लायबिलिटीज, सी हमने कहा बोथ की लायबिलिटीज और डी नन ऑफ दीज की। बताइए पहले प्रश्न में क्या आंसर सही हो सकता है, कंज्यूमर। कितने लोग कंज्यूमर से सहमत है बच्चे और कितने लोग बैंक से सहमत है। कंज्यूमर और बोथ। चलिए एक ठोर बचा हुआ, कोई और मार दे आंसर की। भारत में तुक्का तो खूब चलता है ना, नहीं बताओ, एक और बचा हुआ, एक और मार। देखिए इसमें ये विकल्प गलत है और ये विकल्प गलत है, ठीक है। हमेशा लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी। अगर मान लो कि मैं अपना पैसा बैंक में जमा करता हूं तो किसकी लायबिलिटीज हो जाएगी, देनदारी करने की, बैंक की हो जाएगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज ये हमेशा ध्यान ही रखना है कि जब भी डिपॉजिट की बात आ जाए, डिपॉजिट की जब भी बात आ जाए, हमेशा लायबिलिटीज किसकी बन जाएगी, बैंक की बन जाएगी। और जब भी ये शब्द अगर उठा करके आ जाए कि लोन जैसा शब्द आ जाए, ये किसका बन जाएगा, कंज्यूमर का बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बातें लिख लो एक साइड में कहीं कि डिपॉजिट पे बैंक एंड लोन पर कंज्यूमर्स। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन फंसा दिया। आप इसी एग्जाम में लेकर के भ्रम में रहते कि किस पे मारे आंसर। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब आप हेडिंग डालें हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंकों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंकों का इतिहास, हेडिंग डालने आप सभी लोग। अब हम लोग इतिहास थोड़ा पढ़ लें। मिटा दूं क्या इसको मैं, हो गया सभी लोगों का, ठीक। चलिए देखते हैं बैंकों का इतिहास। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का पहला बैंक है भाई। आप लोग अगर टीचर बनेंगे है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बोलेंगे आप टीचर बनके, क्योंकि भारत में क्वालिटेटिव बेस शिक्षा है ही नहीं। यही है समस्या देश की। जब भी कोई कह देता है कि झंडा उठाओ तो सब लोग उठा लेते हैं ना, यही है। चलिए नहीं, अब आप देखें हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंक का इतिहास, बैंक का इतिहास।
देखिए जरा ध्यान से लिखिएगा मत मेरे साथ में, क्योंकि थोड़ा लेंदी होगा ये, है ना, मतलब बहुत बड़े स्तर पे जाएगा। क्योंकि बैंक का इतिहास जब भी मैं शुरू करता हूं, ये मान के चलिए कि अभी प्रेजेंट में क्या घटनाएं चल रही यहां तक लेकर के क्लास को चलूंगा, और 2 घंटे क्लास का समय, तो 2 घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। सिर्फ इतिहास आए नहीं, चलती नहीं है, चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलना और न चलना में अंतर है ना। अगर नहीं चला इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हैं। हमारी क्लास के अंदर में मैं कोई भी क्लास लेता हूं ईमानदारी से, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे से नीचे नहीं लेता हूं। मैं यहां पे भी नेट और जेआरएफ का एक क्लास पढ़ाता हूं, मैं 4 घंटे क्लास लेता हूं। अगर मैं खड़ा हो गया तो फिर 4 घंटे मेरी क्लास चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाला तो मैं हूं खड़ा, ठीक है ना। पढ़ने में क्या दिक्कत है, चलते हैं यार। जब आप थक जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 1700 मत लिखिएगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत इधर उधर जाएगा सब कुछ, है ना। 1770 में भारत का फर्स्ट बैंक, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये 1770 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है ना। ये दरअसल कहां खोला गया था, कोलकाता में। कहां पे खोला गया था, कोलकाता में। लेकिन दरअसल आप जब कोलकाता की हिस्ट्री पढ़ते, वेस्ट बंगाल के साइड का पूरा इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वहां पर डिवीजन को लेकर के सारे वॉर्स चल रहे थे, ठीक है ना। चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, वो काफी समृद्ध वाला क्षेत्र माना जाता था, इसलिए काफी लंबे समय तक ये बैंक रहा नहीं, बाद में इसको बंद कर दिया गया, है ना। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो एक एजेंसी हाउस की स्थापना होती है। एजेंसी हाउस की स्टैब्लिश किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये भी कम समय तक चलता है। ये एज ए बैंक की तरह काम करता है, एज ए बैंक की तरह होता है एजेंसी हाउस। लेकिन बाद में क्या होता है कि हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों के मदद से भारत में 3 जो है कि प्रेसिडेंसी बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है। और ये कई बार आपके एग्जाम में प्रेसिडेंसी बैंक का नाम पूछा गया है ना। क्या है तीनों नाम, ध्यान से देखें। पहला बैंक का नाम था जिसे कहा गया था बैंक ऑफ बंगाल, इसे नाम क्या दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। और दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसको क्या नाम दिया गया था, बॉम्बे। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, इसको क्या नाम दिया गया था, मद्रास। ये 3 बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाए थे, ठीक है ना। ये 3 बैंक कौन कौन से थे, एक बार जरा मेरे साथ बोलिए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। याद कर लेना है इसको, देखो बड़ा कॉमन चीज है, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल से पहले एक बैंक ऑफ कलकत्ता खुला हुआ था, ये 1803 में खुला हुआ था एक चार्टर के थ्रू। आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नेम जो है कि क्या किया गया था बच्चे, चेंज कर दिया गया था। 1803 में खुला था, उसके 3 साल बाद इसका मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया 1806 में। क्लियर हो गया। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1840 में और इसको किया गया था 1843 में। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो 1806, 40 और 43 ये तीनों बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में चल करके इन तीनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। इन तीनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब होता है विलय कर देना। और ये विलय किया गया था 1921 ईस्वी में। और इसको नाम दिया गया था कौन सा बैंक, इंपीरियल बैंक नाम दिया गया था। इज इट क्लियर। तो इंपीरियल बैंक किन बैंकों को इस्टेब्लिश करके बना, तो आप बता सकते हैं सर ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक को इस्टेब्लिश करके बना, ठीक है ना। आगे चल के इंपीरियल बैंक का नेम जो है कि चेंज कर दिया जाता है। नेम क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और इसके लिए एक कमेटी का रिकमेंडेशन था, कमेटी का नाम था एडी गोरे वाला कमेटी। देखो कितना शानदार नाम था, एडी गोरे वाला।
नहीं होगा तो गोरा, गोरा व्यक्ति होता है ना, हम लोग तो सांवले हैं, लेकिन गोरा के नाम से याद रखना आप लोग, है ना। एडी गोरेवाला कमेटी का सुझाव था, रिकमेंडेशन था, इसके नाम पर जो है कि चेंज किया गया। इंपीरियल बैंक का नाम किस में बदल गया? एसबीआई में। और एसबीआई 1 जुलाई 1955 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 में। जब एसबीआई बना तो इसकी एक मेन ब्रांच तो एसबीआई था ही, अब प्लस इसके साथ साथ स्टेट में 8 एसबीआई की ब्रांच खुला। ये मैं आगे डिस्कशन करूंगा तो मैं बताऊंगा वो 8 ब्रांच कौन कौन सी थी और कहां कहां पे खोला गया था। क्लियर हो गया? तो पहले फेज में हम लोग एसबीआई तक पहुंचे हैं। एसबीआई के बारे में लिख लें आप, यहां तक पहला लिखें आप, फिर सेकेंड फेज में चलेंगे, फिर थर्ड फेज में चलेंगे, आगे इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। एक एक डेट याद कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, बड़े आसानी के साथ सारी चीजों को आप याद कर जाएंगे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। एडी गोरेवाला कमेटी है बेटा, कमेटी का नाम है एडी गोरेवाला। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि एसबीआई किस कमेटी के सुझाव पर लाया गया था, तो सीधा मारिएगा एडी गोरेवाला। एडी भी छोड़ दीजिएगा तो गोरेवाला शब्द जरूर याद रखिएगा, गोरेवाला शब्द है ना, आसानी से याद हो जाएगा। हो गया? नहीं अभी? फास्ट करो। हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से। हेल्प मतलब सहयोग से। 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ, 1921 में ये वाला था इंपीरियल में, 1921 में। फिर इसी का नाम बदल करके बच्चे एसबीआई रखा गया 1 जुलाई 1955 को। क्लियर? एक जुलाई 1955 को एसबीआई बना। इंपीरियल बैंक का ही नेम को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ कि एसबीआई बैंक किस बैंक का नाम चेंज करके बना, तो इंपीरियल बैंक मारिएगा। क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें सभी लोग। देखें सभी लोग कि अगर मैं, हो गया सभी लोगों का? ठीक है, छोड़ दूंगा, फोटो कॉपी, फोटो भी ले लीजिएगा बाद में।
देखिए अगर आप यहां से 1806 को देखो, आप सभी लोग ध्यान से देखो, और ये 1840 सीरीज एक ही चल रहा है, 1800 सीरीज में चल रहा है, और यहां पे देखोगे 1843, इसका मतलब सीरीज 1800 में ही चल रहा है। सीरीज बदल कहां रहा है आप देखिए जरा, यहां पे क्या लिखा गया है 1921, इसका मतलब अब सीरीज चेंज हो गया है यहां से यहां तक ले। तो ऐसा तो हुआ होगा कि 1843 के बाद भारत में कुछ ना कुछ तो बैंकों के संबंध में काम हुए होंगे, कि डायरेक्ट 1843 से हम लोग 1921 तक कैसे आए। पहले अब इस स्टेप को हमको देखना है कि इसके बीच में काफी गैप है, तो अब हम लोग 1843 के बाद भारत में वो कौन कौन सी घटना होती है कि हम लोग 1921 तक आते हैं। तो अब मैं बेस बना ले रहा हूं इसको, ताकि ध्यान रखिएगा मैं बेस किसको बना ले रहा हूं, मैं इसको बेस बना करके मैं आगे के इतिहास बताना शुरू करता हूं, और मैं यहां से 1921 तक जाऊंगा, ठीक है ना। फिर 1921 के बाद 1955 तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बीच में क्या क्या बैंकों के संबंध में काम हो रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देख पाते हैं कि 1843 के बाद क्या काम होता है। देखिए जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आपको यह बात पता होगा 1857 में भारत में सबसे बड़ा जो है कि रिवॉल्ट होता है, क्रांति जिसे कहा जाता है। आपको जानते हो, सभी लोग पढ़ते होंगे, आप लोग इतिहास तो पढ़े होंगे आप लोग। 1857 का सबसे बड़ा रिवॉल्ट होता है, एक क्रांति होती है, ये युद्ध नहीं होता, ये क्रांति होती है। दरअसल इस पूरी क्रांति को जब आप पढ़ते हो तो एक ही चीज के भारतीयों द्वारा उठाया गया मुद्दा था। वो मुद्दा क्या था आप देखेंगे तो राइट्स का मुद्दा था, अधिकार का मुद्दा उठाया गया था। पूरा जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे बातों में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारतीयों को अधिकार चाहिए। अब आप देखिए 1857 के बाद एक वर्ष आता है 1860। इस समय भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट भारत का बनाया जाता है। फर्स्ट बजट भारत का अगर पहला बजट देखोगे तो नाम है जेम्स विल्सन द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट जो है कि 1860 में बना दिया जाता है। तो 57 में रिवोल्ट होता है और 60 में क्या हो जाता है, भारत का पहला बजट किसके द्वारा बनता है, जेम्स विल्सन। याद रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछता है, ठीक है ना। और जैसे 1860 में देखोगे यहां पे दो बातें होती हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज की बात होती है। अभी इसको मैं बताता हूं, इसका पूरा सामान्य मतलब होता है राइट्स, अधिकार, और इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित देयता के आधार पर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सीमित देयता मतलब देना, देयता के आधार पर भारत में कुल जो है कि 5 बैंकों की स्थापना होती है। 5 बैंकों की क्या होती है, स्थापना। स्थापना को स्टैब्लिशमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज हाउ मेनी बैंक स्टैब्लिश इन द इंडिया, तो आप क्या बोलोगे, 5 बैंकों की स्थापना होती है। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज। अब ये 5 बैंक कौन कौन से थे बच्चे, ध्यान दो। अब देखो पहला बैंक जिसका आप सभी लोग नाम जानते हैं बचपन से, 1865 में इलाहाबाद बैंक, सुने हैं कि नहीं सुने, इलाहाबाद बैंक का नाम सुना आपने। तो ये 1865 में, आगे चल के इसको भी मर्ज करूंगा मैं, तो अभी यहां पे स्टैब्लिश हो गया 1865 में। 1881 में एक बैंक खुलता है जिसका नाम होता है शिमला बैंक। कौन सा बैंक होता है, शिमला वाले क्षेत्रों में इसे अलायंस शिमला भी कहा जाता है। इसके बाद 1881 में ही OUDH, जिसको अवध कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवध कॉमर्शियल बैंक, ध्यान से समझिएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, और 1901 में एक बैंक होता है जिसका नाम है पीपल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंकों की स्थापना हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पर भारत में कितने बैंकों की स्थापना हुआ, 5 बैंकों की स्थापना हुआ। अब मैं राइट्स की बात समझाता हूं। देखिए भारतीयों द्वारा जब ये एक रिवोल्ट किया गया तो ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भैया अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मूलभूत समस्या जो है कि और जनरेट हो सकती है, इससे बड़ी समस्या भारत में आ सकती है।
तो भारतीयों द्वारा जब मांग किया गया तो पहला बैंक, ध्यान रखिएगा पहला शब्द मैं जब भी यूज करूंगा इसका मतलब क्वेश्चन बनते हैं। भारत का पहला बैंक, देखिए फर्स्ट बैंक है। फर्स्ट बैंक ऐसा है जहां पे इंडियन को एक्ट ऑफ राइट दिया गया। एक्ट ऑफ राइट का मतलब होता है कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार। ध्यान से समझिएगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को मैं बैंक में भर्ती कराऊंगा, लेकिन उन लोगों को जो पढ़े लिखे होंगे। बात आप समझ रहे हो ना। तो पहली बार अवध कॉमर्शियल बैंक में इंडियन को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप हमारे पास आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे किसी भी पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। सिर्फ आप काम करोगे, पेमेंट पाओगे, अपने घर जाओ। हम आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं दे रहे हैं जिससे आप हमारे पॉलिसी में कोई चेंजेस करें। क्लियर हो गया मेरी बात को। तो भारत का पहला बैंक जहां पे एक्ट ऑफ राइट दिया जाता है, अगर पूछे तो वो बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक, जहां पे भारतीयों को पहली बार बैंक में कार्य करने का अधिकार मिल गया। लेकिन भारत का पहला बैंक अगर आपसे पूछे तो भारत का पंजाब नेशनल बैंक है। यह भी भारत का फर्स्ट बैंक है जहां पर मैनेजमेंट का राइट दे दिया गया। किसका राइट दे दिया गया? मैनेजमेंट का। प्रबंधन का अधिकार अगर आपसे पूछे, प्रबंधन का अधिकार, तो आप मारिएगा आंसर किस पर? पंजाब नेशनल बैंक में। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारे साथ मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय अंग्रेजों का होगा। ठीक है ना। कोई भी डिसीजन, कोई भी डिस्कशन अगर बैंक के संबंध में होता है तो आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, एक साथ टेबल पे बैठ सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। ठीक है। तो प्रबंधन का अधिकार पंजाब नेशनल बैंक में, एक्ट ऑफ राइट किस बैंक में? अवध कॉमर्शियल बैंक में। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? मैं आगे बढ़ूंगा, अभी लिखना नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अगर अंतिम डेट आप मान के चलें तो क्या बता रहा है बच्चे? मैं अब इसको बेस बना करके आगे बढ़ूंगा। अभी मैं 1843 को अब मैं 1900 आगे की कहानी लेके चलता हूं। देखिए जरा ध्यान से, 1901 जब मैं बोलूं तो अपने आप में 20वीं सेंचुरी की बात करता है। किसकी बात करता है? 20वीं सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में भारत में आपको पता है कि एक मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आंदोलन। एक स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। इंग्लिश वर्ड भी स्वदेशी होगा, हिंदी वर्ड भी स्वदेशी होगा। ठीक है ना। आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट चल रहा है। ठीक है ना। इस मूवमेंट के दौरान ध्यान से समझिएगा, इस मूवमेंट के दौरान लार्जेस्ट बैंक की स्थापना होती है। लार्जेस्ट बैंक, ये बैंक छोटे नहीं होते हैं, बड़े बैंक बनते हैं। अब बड़े बैंक कितने बने भारत में? 4 बैंकों की स्थापना होती है। ये 4 बैंक बहुत बड़े बैंक हैं कंपेयर टू दिस। क्लियर। तो अब ये 4 बैंक कौन कौन से बनते हैं, गौर करिएगा सभी लोग। पहला बैंक 1906 में, क्योंकि एक के बाद क्या आएगा? 6। पहला बैंक बनता है बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनता बच्चे? बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुने हैं? बड़ौदा, बड़ौदा यहां लिख दे रहा हूं मैं, बड़ौदा। अब इसके बाद 1911 में इसको कहा गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और 1913 में एक बैंक खुलता है बैंक ऑफ मैसूर। मैसूर का नाम सुने आप लोग कभी? चलिए, कर्नाटका में था। ठीक है ना। ये 4 बैंकों की स्थापना होती है। तो पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा बैंक बैंक ऑफ, तीसरा बैंक, चौथा बैंक। लेकिन इसके साथ 4 वो छोटे बैंक होते हैं जो इसी के साथ में स्टैब्लिश किए जाते हैं। अब मैं दूसरा पेन यूज करूंगा। देखिए 4 छोटे बैंक कौन से, ध्यान से समझिएगा। 1906 में एक बैंक का नाम सुने हो, केनरा बैंक। सुने आप लोग? केनरा। और 1906 में ही आपने नाम सुना होगा कॉरपोरेशन बैंक। तो 1906 में 3 बैंक हो गए, एक केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर मेरी बात आपको समझ में आ रही है? याद रखिएगा, ऐसे ऐसे बैंक में पूछ देगा, घबरा जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां से मैच करने के लिए कोई चीजें दे दिया है ना। अब देखो यहां पर एक डेट अगर मान के चलो तो 1907 इसके बाद एक आता है। 1907 में एक बैंक बनता जिसका नाम है इंडियन बैंक। क्या नाम है? इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हो जाती है। और 1908 में अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हैं कौन सा बैंक बनता है। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा बनता है, और बता सकते हैं कौन सा बैंक बनता है? पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम सुने हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक।
तो एक बैंक ये हो गया बच्चे, दूसरा बैंक ये हो गया, और दो बैंक ये हो गया, तो 2 और 2 4 हो गए, और इधर कितने हो गए 4, 4 ये हो गए, 4 ये, 8 बैंक। ये छोटे बैंक होते हैं और ये बड़े बैंक होते हैं। भारत का पहला बैंक, ध्यान से समझिएगा, भारत का फर्स्ट बैंक जिसकी पहली ब्रांच, ध्यान रखिएगा, पहली ब्रांच आजादी से पहले 1946 में कहां खुलता है, लंदन में खोला जाता है। भारत का पहला बैंक है, ध्यान से समझिएगा, बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहली बार इसकी स्थापना की जाती है, इसकी ब्रांच जो कि बैंक ऑफ इंडिया की लंदन में खुलती है। क्लियर हो गया मेरी बात को? अगर कभी भी पूछे कि बताओ भारत का ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी पहली ब्रांच लंदन में खोली जाती है, तो बैंक ऑफ इंडिया। इतना पहले नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी चल रही है, और कहां तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, बट हम जानते हैं कि 1913 तक हम आए हैं। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी लिखा हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख लें आप इसको। हाँ ले लो पिक, बिल्कुल लो, ले लो। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक, एक एक चीजों को आप बहुत बारीकी तरीके से मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी तरीके से, ठीक है। 1907 में इंडियन बैंक, और इसमें है 1908 में, हाँ इसमें 2 बैंक है, 1906 में केनरा बैंक है, 1906 में कारपोरेशन बैंक है। तो कुल मिलाकर के 1906 में कितने हो गए, 3 बैंक हो गए 1906 में, ठीक है ना। नोट कर लें इसको एक बार सभी लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बट अच्छा, पंजाब एंड सिंध बैंक सुने हो ना, पंजाब एंड सिंध बैंक। हाँ बच्चे, अच्छा बेटा देखो, 1901 का मतलब है कि 20वीं सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। 20वीं सेंचुरी में बहुत बड़ा भारत में आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, उसके दौरान ही भारत में 4 बड़े बैंक की स्थापना होती है, 4 लार्जेस्ट बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये छोटे बैंक होते हैं हमारे। क्लियर? चले आगे चले हम लोग, जल्दी कर ले सभी लोग।